हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई संतोष कुमार में। आज के टॉपिक में दोस्तों हम एक नए विषय को डील करेंगे और आज का टॉपिक होगा फंजाई या आज कवक पढ़ा जाएगा। फंजाई फंजाई इसको कहते हैं हिंदी में कवक, कवक या फफूद, फफूद कहेंगे। अब देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको जान लिया जाए। स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। अब देखिए, ये माइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। ग्रीक शब्द, दो ग्रीक शब्दों से, माइक्स और लोगस। माइक्स का मतलब होता है मशरूम, मशरूम, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। मशरूम माने फफूदों का अध्ययन ही माइकोलॉजी है। माइक्स माने मशरूम, मशरूम क्या है? फफूद। लोगस माने स्टडी, यानी फफूदों के अध्ययन को ही माइकोलॉजी कहा जाता है। अब फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ माइकोलॉजी या फफूद विज्ञान के पिता कौन है? तो मिशेली हैं, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशेली ये फफूद विज्ञान के पिता हैं। तो शैवालों के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल विज्ञान के पिता, फफूदों के अध्ययन को माइकोलॉजी और फफूद विज्ञान के पिता को मिशेली कहते हैं। और माइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ यह हमने बता दिया। अब फफूदों का कोई जनरल कैरेक्टर होता है, उनकी अब बात कर ली जाए तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई या फफूदों के सामान्य लक्षण। हिंदी में क्या कहेंगे? फफूदों के सामान्य लक्षण। भाई देखिए, बहुत बच्चों का शिकायत ही रहता है कि केवल अंग्रेजी में आप बताते हैं, तो ऐसा नहीं है, साथ साथ में मैं हिंदी भी बता रहा हूँ। अब एकदम हर एक शब्द का आप हिंदी ढूंढेंगे तो भैया ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि साइंस का मतलब ही होता है। अब वो भी यदि बायोलॉजी की बात की जाए तो अंग्रेजी तो आपको जानना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए। मैं बता भी रहा हूँ हिंदी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जो अंग्रेजी बता रहा हूँ उसका भी हिंदी में साथ साथ में बता रहा हूँ। तो पहला करेक्टर हो जाएगा कि फफूदों का प्लांट बॉडी कैसा होता है? तो थैलाइड होता है, थैलाइड, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं थैलाइड। फफूदों का प्लांट बॉडी कैसा होता है? थैलाइड। अब थैलाइड का मतलब हम क्या बताए थे? इसको हिंदी में बोलते हैं आद, थैलाइड, आद नहीं, सुकाय कहते हैं, सुकाय। इसका मतलब होता है कि पौधे का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं है। प्लांट बॉडी इज नॉट differentiated into root, stem and leaves।
पौधे का शरीर जब जड़, तना और पत्ती में अलग अलग पहचाना न जा सके तो ऐसे पादप शरीर को या ऐसे पौधे के शरीर को क्या कहते हैं? थैलाइड। तो फफूदों का शरीर कैसा होता है? थैलाइड होता है। यानी दे कांट बी डिफरेंशिएटेड, दे कांट बी आइडेंटिफाइड इनटू देयर रिस्पेक्टिव रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनको जड़, तना, पत्ती में पहचाना नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए ये कुकुरमुत्ता हम बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये छत्ता हो गया इसका, इस टाइप। ये अब इसमें बताइए कहाँ जड़ है, कहाँ तना है, कहाँ पत्ती है? तो नहीं बता सकते क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है। तो इस तरह के पादप शरीर को क्या कहेंगे? थैलाइड। ठीक, अगला बिंदु क्या हो जाएगा? अगला बिंदु हो जाएगा इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। यानी ये क्या होते हैं? ये क्लोरोफिलस होते हैं, पर्णहरित रहित होते हैं। इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, पर्णहरित रहित, रहित माने एब्सेंट होता है ना, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो जब क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तब देख लिए क्या क्या हम जान गए। क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो क्या क्या चीजें हम जान जाएंगे। ये नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे, यानी इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। और क्या होंगे? ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाएंगे, यानी हेटेरोट्रॉफ होंगे, हेटेरोट्रॉफ होंगे, विषम पोषी होंगे। क्या होंगे? विषम पोषी होंगे या परपोषी होंगे, परपोषी, यानी अपना भोजन ग्रहण करने के लिए ये किसी दूसरे जीव पे आश्रित होंगे। ठीक है, तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे, हेटेरोट्रॉफ होंगे। समझ में आ गया? तो क्लोरोफिल यदि रहेगा तो क्या होंगे? क्लोरोफिल यदि रहता तो ये फोटोसिंथेटिक हो जाते, ऑटोट्रॉफ हो जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, तो जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये अप्रकाश संश्लेषी हो जाएंगे और विषम पोषी या परपोषी कहलाएंगे। ठीक, ठीक है, अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु क्या हो जाएगा? इनमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है, यानी एवैस्कुलर होते हैं, एवैस्कुलर। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज, अर्थात इनमें वैस्कुलर बंडल क्या होता है? एब्सेंट होता है। वैस्कुलर बंडल इज एब्सेंट। इनमें संवहन ऊतक यानी जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। अच्छा, एक चीज और बात बता दें आपको, देखिए जाइलम और फ्लोएम यही तो दो चीजें होती हैं संवहन ऊतक में या संवहन बंडल में। तो जाइलम को हम उड भी कहते हैं, और फ्लोएम को बार्क कहते हैं। बार्क माने छाल। किसी पेड़ में छाल कहाँ होता है? बाहर की ओर। और उड किधर होता है? बीच में। ये लकड़ी है, लकड़ी। ठीक, अब ये दोनों होता है इसलिए जो पौधा होता है वो काफी सख्त होता है। ठीक, लेकिन जब ये नहीं होगा तो पौधा कैसा होगा? बड़ा कोमल होगा, बड़ा टेंडर होगा, बड़ा सॉफ्ट होगा। ठीक है ना? तो फफूद जो होते हैं ये एवैस्कुलर या नॉन वैस्कुलर होते हैं, नॉन वैस्कुलर होते हैं। इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इनमें भोजन ग्रहण कैसे होता है? तो हेटेरोट्रॉफ अभी हमने कहा विषम पोषी होते हैं,
विषमपोषी मन्य दूसरे से भोजन लेते हैं। तो दूसरे से भोजन लेने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला, सड़े गले पदार्थों से भोजन लेंगे तब कहेंगे सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट सेप्रोफाइट कहेंगे, यानी मृतोपजीवी कहेंगे। जब फफूंद सड़े गले पदार्थों से भोजन लेगा तब उसको मृतोपजीवी कहेंगे। जब किसी जीवित प्राणी के शरीर से लेगा तब उसको पैरासाइट कहेंगे। पैरासाइट कहेंगे, परजीवी कहेंगे, परजीवी कहेंगे। ठीक है। जब किसी सड़े गले पदार्थों से लेगा तब उसको मृतोपजीवी कहेंगे। जब किसी जीवित प्राणी के शरीर से भोजन ग्रहण करेगा तब उसको मृतोपजीवी कहेंगे। अब इस आधार पर यदि देखा जाए तो फफूंद में जो भोजन ग्रहण करने की विधि है, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या भोजन ग्रहण करने की विधि, ये मुख्यतः क्या कहलाती है? परपोषण कहलाता है। परपोषी, परपोषी या विषमपोषी कहलाता है। विषमपोषी इंग्लिश में इसी को कहते हैं क्या? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक इसी को कहते हैं। अब ये परपोषण मेनली कितने तरह का हो सकता है? 2 टाइप का। या विषमपोषी पोषण या विषमपोषी जीव 2 तरह के हो सकते हैं। हम यहाँ फफूंद की बात कर रहे हैं तो विषमपोषी फफूंद 2 तरह के हो सकते हैं। कैसे कैसे? तो पहला तो वो सेप्रोफाइट हो सकता है, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी हो सकता है, या इसको कहते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट या परजीवी हो सकता है, इसको कहते हैं पैरासाइट। ठीक। अब ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट, एक होता है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव। इसको कहते हैं अविकल्पी, इसको कहते हैं क्या? अविकल्पी। और इसको कहते हैं विकल्पी। इसको एक चीज और कहते हैं 100%, इसको कहते हैं। ठीक है ना? यानी मृतोपजीवी है तो वो 100% मृतोपजीवी ही रहेगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। लेकिन फैकल्टेटिव है, इसमें विकल्पी है। मृतोपजीवी है लेकिन परिस्थितियां अब ऐसी नहीं है कि मृतोपजीवी रहा जा सके, या ऐसा है कि वो परजीवी बन सकता है तो ये अपना रूप चेंज कर देगा। यानी अवसरवादी वाली स्थिति है यहाँ पे। फैकल्टेटिव तब कहा जाएगा जब वो दूसरा विकल्प भी ढूंढ ले, यानी मृतोपजीवन भी यापन करे लेकिन समय आ जाए तो परजीवी की तरह भी कार्य करना शुरू कर दे, है ना? तो उसको कहेंगे फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। माने ओरिजिनली क्या है? वो मृतोपजीवी ही है, लेकिन परिस्थिति यदि ऐसी मिल गई कि परजीवी का भी आनंद लिया जा सके तो वो परजीवन भी अपना सकता है। ऐसे ही परजीवी भी 2 तरह के होते हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। तो जो अविकल्पी परजीवी होते हैं वो तो 100% परजीवी ही होते हैं, यानी वो जब भी भोजन ग्रहण करेंगे तो किसी जीवित प्राणी के शरीर से ही ना भोजन लेंगे। लेकिन यदि फैकल्टेटिव पैरासाइट है तो वो ओरिजिनली तो पैरासाइट की तरह ही रहता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि अब पैरासाइट नहीं रहा जा सकता तो वो फिर से वो सड़े गले पदार्थों से भी भोजन अपना ले सकता है, यानी दूसरा विकल्प भी वो बना सकता है। तो इस तरह के पैरासाइट को कहते हैं फैकल्टेटिव
पैरासाइट। माने जो ओरिजिनली जो चीज है वही बना रहे तब उसको ऑब्लिगेट कहेंगे, और जो अपना पाला बदल ले, आज कुछ और है कल दूसरा परिस्थिति हो गया तो दूसरा हो गया, उसको फैकल्टेटिव कहेंगे। यदि ये मृतोपजीवी के संबंध में यदि कहा जाएगा ये दोनों बात, तो जो 100% सड़े गले पदार्थों से भोजन लेगा उसको कहेंगे ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, और जो सड़े गले पदार्थों से भी ले सकता है, अजीवित प्राणियों से भी ले सकता है, तो उसको फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट कहेंगे। वैसे ही जो 100% परजीवी है उसको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहेंगे, और जो समय आने पे परजीवी की तरह भी काम कर ले, ये मृतोपजीवी की तरह भी काम कर ले, लेकिन ओरिजिनली है परजीवी, लेकिन समय आने पे वो मृतोपजीवी के रूप में भी बदल सकता है, तब उसको कहेंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो इस आधार पे ये भी दो प्रकार का होता है, ऑब्लिगेट माने अविकल्पी और फैकल्टेटिव। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, भोजन ग्रहण करने की विधि, ये विषम पोषण प्रकार का होता है। और जो भोजन ग्रहण करते हैं फफूद, वो हमेशा एक विशेष तरीका द्वारा ग्रहण करते हैं, जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी भोजन ग्रहण करने की अवशोषण विधि। अब जैसे मान लीजिए ये कोई सड़ा गला पदार्थ है, इस पर फफूंद उग गया, ठीक, तो करेगा क्या, इसके ऊपर एक एंजाइम का स्राव करेगा और इसके भीतर जो फूड मटेरियल होगा वो लिक्विड के रूप में बदल जाएगा, और जब लिक्विड के रूप में बदल जाएगा तो ये अपने शरीर की सतह से डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा और शोषित कर लेगा। इस तरह भोजन ग्रहण करने की जो विधि होती है वही कहलाती है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे धान का डंठल पुआल जो होता है उसको किसान रख देता है, जब बरसात का दिन आता है तो बारिश होती है तो वो डंठल सड़ने लगता है, फिर उस पर छोटे छोटे फफूंद उग जाते हैं, रुद्रमोत्ता वगैरह, ठीक, उग जाते हैं और एक विशेष प्रकार के एंजाइम का स्राव करते हैं, जिससे उस पुआल या डंठल के भीतर जो भोज्य पदार्थ है वो लिक्विड रूप में बदल जाता है। जब लिक्विड रूप में बदल जाता है तो ये फफूंद अपने शरीर के सतह से, अपने बॉडी सरफेस से डायरेक्ट उस फूड मटेरियल को अपने शरीर के भीतर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस विधि द्वारा भोजन ग्रहण करने के तरीकों को हमेशा क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट जो भी है देख लिया जरा। जो फफूंद होते हैं इनकी कोशिकाएं, शैवालों की भी कोशिकाएं, शैवाल और फफूंद दोनों की कोशिकाएं, यानी लिख दें यहाँ पे एल्गी और फंजाई, दोनों की कोशिकाएं कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक नहीं होती। लेकिन शैवाल में एक शैवाल है ब्लू ग्रीन एल्गा, ये होता है प्रोकैरियोटिक। ये कैसा होता है, वो कैरियोटिक होता है। बाकी सारे के सारे शैवाल यूकैरियोटिक होते हैं और सभी फफूंद भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट, जो फफूंद होते हैं उनका सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक, या फंगल सेलुलोज का बना होता है, फंगल सेलुलोज का। कभी कभी ये ग्लूकन और मैनन का भी बना होता है। कभी कभी ग्लूकन और मैनन भी सेल वॉल फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। तो मेनली बना किसका होता है, काइटिन का या फंगल सेलुलोज का। कभी कभी ग्लूकन और मैनन भी सेल वॉल के निर्माण में भाग
लेते हैं। अच्छा, अगला बिंदु देख लिया जाए इसका। अगला बिंदु में रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड या संचित भोज्य पदार्थ। संचित भोज्य पदार्थ यानी कि भीतर या फफूदों के शरीर के भीतर जो भोजन रहता है एकत्रित, वो किस रूप में रहता है? तो देखिए भाई, वो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में या फैट के रूप में, या फैट के रूप में इन फफूदों के शरीर के भीतर फूड मटेरियल एकत्रित रहता है। अच्छा, अगला बिंदु देख लिया जाए। मोस्टली यानी ज्यादातर जो फफूद होते हैं वो क्या होते हैं? सेप्रोफाइट होते हैं। सेप्रोफाइट होते हैं यानी मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतोपजीवी यानी सड़े गले पदार्थों के ऊपर उगते हैं। लेकिन कुछ पैरासाइट भी होते हैं, कुछ पैरासाइट भी होते हैं। ये परजीवी भी होते हैं यानी जीवित प्राणियों के शरीर के ऊपर उगते हैं और उनके शरीर में रोग भी पैदा करते हैं। ठीक है। कुछ होते हैं सिम्बियोटिक होते हैं। सिम्बियोटिक यानी सिम्बियोटिक एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें दो प्राणी आपस में इस ढंग से जुड़े होते हैं कि दोनों को लाभ होता है। तो इस तरह के संबंध को कहते हैं सहजीवन। सहजीवन, ठीक है। सहजीवन, सहजीवी के रूप में रहते हैं। सहजीवन यानी टू organisms are found to be associated to each other and both are benefited। यहाँ पे दो जीवधारी एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो जीव आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में संबंध बनाए रहते हैं, एक साथ रहते हैं और इस संबंध में, इस रिलेशन में दोनों जीवधारियों को लाभ होता है। तो इस तरह के संबंध को सहजीवन भी कहते हैं। तो कुछ फफूद सहजीवी के रूप में भी होते हैं और इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन देखिए भाई, लाइकेन शैवाल और फफूद, ये शैवाल हो गया और ये हो गया फफूद, दोनों के मिलने से बनते हैं। यानी लाइकेन जो होता है उसमें शैवाल और फफूद दोनों का अंश पाया जाता है। दोनों एक साथ मिल करके किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन का। तो जब दोनों के मिलने से लाइकेन बनता है तो इसमें शैवालों के भी गुण होते हैं और फफूदों के भी गुण होते हैं। ठीक, तो ये दोनों संबंध इसलिए ही बना होता है ताकि दोनों आपस में एक दूसरे का सहयोग करके जीवन यापित कर सके। तो इस संबंध को कहते हैं सहजीवन। ठीक है। और जो हायर प्लांट होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म वगैरह, उनके जड़ों फफूदों का एक संबंध होता है, संबंध बना लेते हैं और उसको कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा ये एक विशेष प्रकार का संबंध है इसमें फंजाई या फफूद उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के साथ संबंध स्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं माइकोराइजा। अब जो फफूद होते हैं उसमें बाल जैसी एक संरचना होती है, उसको कहते हैं हाइफी। क्या कहते हैं? हाइफी। बहुत सारे जब वो बाल जैसी संरचना एक दूसरे में जाल की तरह का संरचना बना लेंगे तब उसको कहेंगे माइसीलियम। माइसीलियम। लेकिन जब उसमें से एक की बात की जाएगी तो उसको कहा जाएगा हाइफी। हाइफी, ठीक है ना।
यानी ये एक हाइफी हो गया, ये बहुत सारा मिलके आपस में क्या बना लिए, माइसिलियम बना लिया। ठीक, कवक तंतु इसको कहते हैं, कवक तंतु, एक कवक तंतु है। ये क्या है, कवक जाल हो गया, ये कवक जाल हो गया। ये क्या होगा, कवक तंतु हो गया। ठीक है, तो ये कवक तंतु की बात हो रही है, हाइफी की। तो ये हाइफी सेप्टेट हो सकता है, सेप्टेट या एसेप्टेट होता है, यानी ये सिनोसिटिक हो सकता है। अभी इसका मतलब क्या होता है, तो सेप्टेट तब कहेंगे जैसे ये हाइफी है, मान लेते हैं ये कवक तंतु है, इसमें ऐसे ऐसे दीवार बना है, तब इसको कहेंगे सेप्टेट है। और जब ऐसे ही रहेगा, कोई दीवार नहीं बना, तब एसेप्टेट है। ठीक है, और जब उसमें बहुत सारे ऐसे केंद्रक होंगे, बहुत सारे, तब उसको कहेंगे सिनोसिटिक। ठीक, अब इसमें देखो भाई, रिप्रोडक्शन की बात कर लीजिए। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की बात कर लीजिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फ्यूजन ऑफ गैमेट से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन, लैंगिक जनन कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट से होता है, गैमेट से होता है, यानी मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, यानी एक दूसरे के जुड़ने से होता है। और उसमें कुछ चरण होते हैं, वो 3 स्टेज होती है, 3 चरण में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो, 3 स्टेप्स में पूरा होता है। वो चरण कौन कौन से हैं, तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ देख लेते हैं। तो पहले तो प्लाज्मोगैमी होगा, प्लाज्मा मिलेंगे आपस में, प्लाज्मोगैमी, तब केंद्रक मिलेंगे, तो इसको कहेंगे कैरियोगैमी। पहले दो हैं, इनका केंद्रक है, तो पहले इनका ये प्लाज्मा मिल जाएगा, प्लाज्मा मैंने ये अंदर का जितना ये लिक्विड मटेरियल है वो सब आपस में मिलके एक हो जाएगा, तब इनका केंद्रक मिलके एक होगा, तो उसको कैरियोगैमी कहेंगे। और तब उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस होगा, तब जाके नई जीवधारी का निर्माण होगा। तो ये 3 स्टेप में पौधों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो जनरल करेक्टर हो गया। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो जा रहा है, अब उदाहरण देख लें, एग्जाम्पल्स। ये इसका मतलब होता है एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में देख लें, मशरूम, ठीक है, पक्सिनिया, पेजाइजा, सेफ्रोलैग्निया, पेनिसिलियम, कोलिटोट्राइकम, ये सर्कोस्पोरा, पिथियम, अस्टिलेगो, आदि। ये बहुत सारे फफूंद हैं, अभी तक के लिए इतना ही जानिए।
आगे जब और बताएंगे तो और कुछ नाम हम बता देंगे। ठीक है, अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स देख लीजिए। स्पेशल पॉइंट्स जैसे कुछ फफूंद होते हैं जो गोबर पे उगते हैं, काऊ डंग पे, काऊ डंग पे, काऊ डंग पे या गोबर पे उगने वाले फफूंद को क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलस। ग्रोविंग ऑन काऊ डंग या गोबर पे उगने वाले फफूंद को क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलस। ठीक है, कोप्रोफिलस ये हो गया। कुछ सिम्बियोटिक होते हैं, कुछ कैसे होते हैं? कुछ सिम्बियोटिक होते हैं, यानी किसी दूसरे जीव से जुड़े होते हैं और जुड़ करके एक विशेष प्रकार का संबंध स्थापित करते हैं जिसमें दोनों को लाभ होता है। ठीक है, अच्छा, कुछ फफूंद होते हैं जो प्रेडेटर होते हैं, यानी परभक्षी होते हैं। ठीक है, उनके संपर्क में कोई छोटा मोटा कीड़ा आ गया, कोई निमेटोड आ गया तो उसको खा जाते हैं। अब जैसे आदमी मुंह में खा गया खाना, वैसे नहीं खा लेते, उस तरह से नहीं यूज करते, लेकिन उसको क्या करते हैं, उसके अंदर का जो भी उनके लायक फूड मटेरियल है उसको अपने शरीर के भीतर उसको पकड़ लेते हैं, उसके शरीर के भीतर जो भी फूड मटेरियल है उसको अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये एक तरह से ये परभक्षण ही है, और इसका उदाहरण है डेक्टाइलेला, डेक्टाइलेला, डेक्टाइलेरिया, 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 आर्थोबोट्राइस, आर्थोबोट्राइस, ये उदाहरण है प्रेडेटरी फंजाई की। ठीक है, अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व क्या होता है फफूंदों का, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।